नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इंडियन आर्मी नेपाली गोरखाओं को रिक्रूट करती है। मतलब नेपाल से भी रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी के अंदर किया जाता है। रिसेंटली इंडियन आर्मी के रिक्रूटमेंट के लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई थी। अब यह अनाउंस कर दिया गया है कि नेपाली गोरखाओं का भी जो रिक्रूटमेंट किया जाएगा वो अग्निपथ स्कीम के जरिए किया जाएगा। मतलब 4 साल का रिक्रूटमेंट होगा और 25% लोगों को ही परमानेंट रखा जाएगा। आई होप आप लोगों को अग्निपथ स्कीम के बारे में पता है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गोरखाओं के बारे में कि इंडियन आर्मी जो है वो गोरखाओं का रिक्रूटमेंट क्यों करती है, इसके पीछे क्या इंटरनेशनल ट्रीटीज है कि नेपाल के गोरखाओं का रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी के अंदर किया जा रहा है। क्या इंडिया ही मात्र ऐसा देश है जो नेपाल के गोरखाओं का रिक्रूटमेंट करता है? इन सारी चीजों को समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ C10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी PDF आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है। आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो लाइव। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सबसे पहले बात करते हैं गोरखाओं के बारे में कि ये गोरखा होते कौन है। तो एक्चुअल में क्या था कि गोरखाली जो शब्द है उसका मतलब होता है नेपाली। नेपाल के अंदर एक गोरखा किंगडम करके साम्राज्य हुआ करता था जो एक समय पे काफी हद तक एक्सपांड कर गया था। मतलब सदर्न साइड के अंदर आपको गोरखपुर तक, है ना, कमाऊ घरवाल वाले रीजन, तराई वाले रीजन, सिक्किम वाले रीजन, इन पूरे रीजन के ऊपर इनका राज हो गया था। तो जो हिली रीजन के अंदर रह रहे गोरखा किंगडम के लोग थे उन्हें गोरखा कहा जाता है। ये जो गोरखा शब्द इन्फ्लुएंस्ड है ये गोरक्षा से और साथ में संत गुरु गोरखनाथ से। संत गुरु गोरखनाथ जो है वो मिडिवल इंडिया के अंदर एक हिंदू वॉरियर हुआ करते थे। इनके नाम से ये गोरख शब्द आया है और उनका नाम गोरक्षा से आया है, मतलब गाय की रक्षा करने वाला। अब बात करते हैं इतिहास के बारे में कि किस तरीके से गोरखा रेजिमेंट बनने की शुरुआत हुई। बात है 1814 के आसपास की, जिस दौरान में एंग्लो मराठा वॉर जो है वो शुरू होने वाला था, जिस दौरान में अंग्रेज जो है वो मैसूर को ऑलरेडी जीत चुके थे। अब बात करते हैं इतिहास के बारे में कि किस तरीके से गोरखा रेजिमेंट बनने की शुरुआत हुई। बात कुछ ऐसी है कि जब आप 1814 के समय में जाते हो तो उस दौरान में इंडिया की राजनीति कैसे चल रही थी, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान दो। यहां पर आपको मराठा किंगडम दिख रहा होगा। मराठा किंगडम पूरी तरीके से डेक्लाइन पे आ चुका था और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होने वाला था। मतलब एंग्लो मराठा वॉर फर्स्ट हो चुका था, सेकंड हो चुका था, जिसके अंदर मराठा हार चुके थे। नीचे मैसूर दिख रहा होगा, मैसूर को पूरी तरीके से जीत चुके थे ब्रिटिशर। यहां पर आपको हैदराबाद दिख रहा होगा, हैदराबाद को कंप्लीट रूप से सब्सिडरी अलायंस के अंदर ले लिया गया था अंग्रेजों द्वारा। कार्नेटिक का युद्ध जो है वो भी अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था और साथ में यहाँ पर बंगाल जो है वो भी अंग्रेजों के हाथ में था। मतलब दक्षिण भारत के ऊपर अंग्रेजों का काफी मात्रा में कंट्रोल था। पर नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसा कोई बड़ा राज्य इस समय पे उभर के आ नहीं रहा था। जब नॉर्थ इंडिया के अंदर बड़ा राज्य उभर के नहीं आ रहा था तो उस दौरान में नेपाल ने अपना काफी एक्सपांशन किया और जब नेपाल ने अपना एक्सपांशन किया तो ये दक्षिण के अंदर गोरखपुर तक आ गए थे। वेस्टर्न भाग के अंदर अगर आप देखोगे तो कमाऊ घरवाल वाले इलाके जीत चुके थे, सिक्किम वगैरह जीत चुके थे ईस्टर्न भाग के अंदर, और ये साम्राज्य लगातार फैलता चला जा रहा था। अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा लग रहा था गोरखाओं से। तो 1814 के अंदर क्या हुआ कि गोरखपुर, जो कि सबसे लास्ट बॉर्डर हुआ करती थी नेपाल साम्राज्य की, और नीचे आपको दिख रहा था ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया ने अटैक किया था गोरखपुर के ऊपर, जिसके बाद विद्रोह के रूप में, विरोध के रूप में गोरखाओं ने भी अटैक कर दिया, जिसके बाद एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ। 1816 के अंदर आते आते ये वॉर जो है वो अंग्रेज जीत गए। इसके बाद ट्रीटी ऑफ सगोली हुई, जिसके अंदर ये कहा गया कि कमाऊ घरवाल तराई सिक्किम और जितने भी नैनीताल वगैरह वाले हिल स्टेशन है इन सबको ब्रिटिश इंडिया का पार्ट कर दिया जाएगा। नेपाल को कहा गया कि यहाँ पर काली नदी का जो ईस्टर्न भाग है वो नेपाल है और वेस्टर्न भाग जो है वो ब्रिटिश इंडिया है, और इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर जो है वो विस्थापित हो गई थी। इस युद्ध के अंदर गोरखाओं को अंग्रेजों ने लड़ते हुए देखा था, जिसके बाद 1815 के अंदर गोरखा रेजिमेंट पहली बार बनी थी, एक पहली रेजिमेंट बनी थी। इस गोरखा रेजिमेंट का यूज आया था बाद में जब सिख वॉर हुई थी उसके अंदर। अफगान वॉर के अंदर भी गोरखा रेजिमेंट का प्रयोग किया था अंग्रेजों ने। 1857 के अंदर जब विरोध हुआ तो उसके अंदर इस विरोध को दबाने के अंदर भी गोरखा रेजिमेंट का प्रयोग किया गया, जिसके बाद गोरखा रेजिमेंट का काफी एक्सपांशन हुआ। पहले विश्व युद्ध के बाद आते आते 10 गोरखा रेजिमेंट जो है वो भारत के अंदर तैयार हो चुकी थी। 1947 के अंदर जब भारत आजाद हुआ उस समय तक आते आते भी 10 गोरखा रेजिमेंट थी। 1947 के अंदर इंडिया, नेपाल और ब्रिटेन, इन तीनों के बीच में एक ट्रीटी हुई, ट्रिपेटाइट ट्रीटी। इस ट्रीटी के अंदर यह डिसाइड किया गया कि नेपाल अपने गोरखाओं का चयन अलग से करेगा। यहां पर जो इंडिया के अंदर गोरखा रेजिमेंट है, लगभग 10 रेजिमेंट है, इसे 2 भाग के अंदर बांट दिया जाएगा। 4 रेजिमेंट, रेजिमेंट नंबर 2,
6, 7, 10 ब्रिटिश के पास में जाएगी और बची हुई जो 6 रेजिमेंट है वो इंडिया के पास में आएगी। ये रेजिमेंट का विभाजित हुआ, पर लोगों को कहा गया, इन रेजिमेंट के अंदर जो सैनिक थे उन्हें कहा गया कि आप जिस तरफ जाना चाहते हो उस तरफ जा सकते हो। तो जो 7 और 10th रेजिमेंट थी जो कि ब्रिटिशर के पास गई थी, यहाँ के कई सारे ऐसे सोल्जर थे जिन्होंने अपनी रेजिमेंट को छोड़ दिया था और इंडिया की रेजिमेंट को ज्वाइन करने की शुरुआत की थी, जिसके बाद में भारत के अंदर प्रेशर बढ़ रहा था। इसके वजह से 11वीं रेजिमेंट जो है वो भारत के अंदर तैयार की गई थी। आज के समय पे इंडिया के अंदर लगभग 43 बटालियन गोरखा रेजिमेंट की दिखाई देती है। ये गोरखा रेजिमेंट के अंदर हम लोगों को इंडिया के लोग भी दिखाई देते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो कमाओ घरवाल वाले इलाके हैं, उत्तराखंड के इलाके, हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं, दार्जिलिंग, सिक्किम, मेघालय के जो इलाके हैं, यहाँ पर हम लोगों को गोरखा आज भी पाए जाते हैं। तो वहां से गोरखाओं का रिक्रूटमेंट किया जाता है गोरखा रेजिमेंट के अंदर और 60% तक का रिक्रूटमेंट नेपाल से किया जाता है। अब जब नेपाल से रिक्रूटमेंट किया जाता है तो केवल इंडिया नहीं करता, नेपाल की आर्मी खुद भी करती है, ब्रिटेन की आर्मी भी करती है क्योंकि 4 रेजिमेंट उनके पास में भी है, और इंडिया की आर्मी भी करती है। तो होता क्या है कि जितने भी लोग जिनको नेपाल के अंदर गोरखाओं को रेजिमेंट के अंदर जुड़ना होता है, उनका एक रिटन और फिजिकल टेस्ट होता है। उसके बाद उन्हें चॉइस दी जाती है। मान लो 110 लोग हैं और इन्हें चॉइस दी गई है कि आप ब्रिटेन का भी भाग हो सकते हो, ब्रिटेन आर्मी का, इंडियन आर्मी का भी हो सकते हो और नेपाल आर्मी का भी। तो अधिकतर लोग जो है वो टॉप के जो 20 लोग हैं वो ब्रिटेन के पास चले जाते हैं क्योंकि वहां पर इंसेंटिव काफी अच्छे मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो 40 लोग हैं वो इंडिया जाते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी भी 2.5 गुना ज्यादा पे और अलावेंस देती है नेपाल की आर्मी के मुकाबले। बचे हुए जो 50 लोग हैं वो नेपाल के पास चले जाते हैं। इस तरीके से गोरखाओं का रिक्रूटमेंट 3 अलग अलग देशों द्वारा किया जाता है। अब जो गोरखा रेजिमेंट इंडिया के अंदर है, इसकी खासियत क्या है? ये गोरखा रेजिमेंट की अगर आप हेड देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की हेड आपको गोरखा रेजिमेंट की दिखाई देती है। साथ में ये लोग अपने साथ में खुकरी रखते हैं। खुकरी ये नाइफ होता है जो थोड़ा सा ऐसे टिल्टेड कर्ड वे में होता है, ये इस तरीके का होता है। ये हमेशा इस खुकरी को अपने साथ में रखते हैं और खुकरी के लिए काफी जाने जाते हैं। अब बात करते हैं गोरखा रेजिमेंट के अंदर कौन से बड़े ऑफिसर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। जनरल बिपिन रावत सर, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो गोरखा रेजिमेंट से थे। सर शेन मानिक शॉ, जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे, ये भी गोरखा रेजिमेंट के भाग थे। जब हम लोग शेन मानिक शॉ सर की बात करते हैं तो इन्होंने तो एक स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि यार मेरे को मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। गोरखाओं का जब इंडियन आर्मी के अंदर से वो रिटायर हो जाते हैं तो इन्हें पुलिस के अंदर भर्ती कर लिया जाता है थाईलैंड और सिंगापुर द्वारा, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर ट्रेंड गोरखास होते हैं, उनकी काफी ज्यादा डिमांड होती है बाहर के देशों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।